अच्छा बेटा, एक्सरसाइज हमारी है 1.3। 1.3 से पहले जो हमने काम खत्म किया था वो हमने 1.2 पे किया था। 1.2 में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी, जरा दोहरा देंगे। कोई एक दो टॉपिक बताइएगा बिलाल। सर हमने पढ़ा था वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेट, और हमने डी मॉर्गन लॉ और डेल्टा वाले सवाल भी पढ़े थे सर। हाँ बिल्कुल सही है, यानी हमने ऑपरेशन ऑन सेट्स पढ़े थे बेसिकली जी, और उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स पढ़ी थी और डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा था। सही है। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे बेटा इंशाल्लाह। वो हमारा टॉपिक है 1.3 के हवाले से। मेन जो टॉपिक है, हेडिंग है, वो है ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, तो ऑर्डर पेयर क्या होते हैं हम ये पढ़ेंगे। फिर ये ऑर्डर पेयर कैसे बनते हैं, तो वो टॉपिक होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है। फिर उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद हम एक टॉपिक पढ़ेंगे बाइनरी रिलेशंस क्या होती हैं। फिर बाइनरी रिलेशन से हम पढ़ेंगे डोमेन और रेंज क्या होती है। ठीक है, ये सीक्वेंस में 4 टॉपिक हम आज पढ़ेंगे। पहला टॉपिक हमारा है ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक, सेट जो हमने पढ़ा था, सेट में हमने जो पढ़ा था उसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी। प्रॉपर्टीज क्या थी, मिसाल के तौर पे एक खूबी ये थी कि हम सेट को कर्ली ब्रैकेट में लिखते थे। ठीक है, एक खूबी सेट की ये थी कि हम उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी लिखते थे, बिल्डर फॉर्म में भी लिखते थे और टेबलर फॉर्म में भी लिखते थे। ठीक, एक खूबी सेट की ये थी कि हम सेट के अंदर एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते थे। ठीक, फिर सेट की टाइप्स मुख्तलिफ थी। उनमें ये थी कि कुछ फाइनाइट होते थे, कुछ नल सेट होते थे, कुछ इनफाइनाइट होते थे। सारी बातें याद हैं आपको? जी। साथ साथ जवाब दीजिएगा, नहीं तो मैं समझूंगा आप सो चुके हैं। ठीक है, अच्छा अब हमारा टॉपिक है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर को हम कंपेयर करें अगर सेट के साथ, ठीक है, तो पहले दो बातें समझ लीजिए। एक एक के सेट के अंदर हम ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं करली, जबकि ऑर्डर पेयर में ब्रैकेट इस्तेमाल होंगे राउंड। एक फर्क समझ आ गया जी? ठीक है, यानी स्मॉल ब्रैकेट इस्तेमाल होंगे ऑर्डर पेयर के अंदर। ठीक हो गया। इसके बाद सेट के अंदर हम या तो एम्प्टी भी लिख देते हैं या फाइनाइट इनफाइनाइट, लेकिन जो ऑर्डर पेयर होगा इसमें हम सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट लिखेंगे, यानी ये एम्प्टी नहीं हो सकता। पहली बात, जब एम्प्टी नहीं होगा तो एलिमेंट कितने होंगे? एलिमेंट इसमें फिक्स है, सिर्फ 2 ही होंगे, 2 से ज्यादा या 2 से कम नहीं होंगे। समझ आ गई यहाँ तक? जी। ठीक है, अब 2 एलिमेंट जो होंगे वो किस किस्म के होंगे? वो ऐसे होंगे कि उनकी जगह मखसूस होगी, यानी जो पहली जगह पर होगा वो दूसरी पे नहीं जा सकता, और जो दूसरी जगह पर होगा वो पहली पे नहीं आ सकता। सॉरी, ठीक है, बात समझ आ गई? एक राउंड ब्रैकेट में हम लिखेंगे 2 एलिमेंट लिखेंगे। 2 एलिमेंट को फर्क डालने के लिए बीच में क्या लगा देते हैं हम? सेट के अंदर हम एलिमेंट को फर्क करने के लिए क्या इस्तेमाल करते थे? सेपरेट करने के लिए कॉमा, है ना? तो ऑर्डर पेयर में भी हम कॉमा ही यूज करेंगे। ठीक हो गया? तो अब हम आते हैं कि ऑर्डर पेयर होता क्या है। अब ये कहता है अ पेयर ऑफ एलिमेंट और ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स से ऑब्जेक्ट्स का एक ऐसा पेयर इन विच द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज मेंटेन, जिसके अंदर जो ऑर्डर होता है एलिमेंट्स का, ऑर्डर माने हुक्म दिया गया है एलिमेंट्स को कि उनकी जगह मखसूस होगी। ठीक है, वो मखसूस कर दी जाती है। अब मखसूस कर दी जाने का फायदा ये होता है कि जो पहली है वो दूसरी की जगह पे नहीं जाएगी और जो दूसरी है वो पहली की जगह पे नहीं जाएगी। अच्छा, ये आपकी बुक से रिलेटेड डेफिनेशन है। सर ये आपने करवा दी थी। ठीक है, ये टॉपिक हो चुका है हमारा। जी, ऑर्डर्ड पेयर, कैरेक्टरिस्टिक प्रोडक्ट ये हमने कर ली है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का काम आप कर चुके हो? जी। अच्छा, बाइनरी रिलेशन किया आपने? नो सर, बाइनरी रिलेशन अच्छा, बस नहीं इसको किया। मैं, ठीक है, इसकी दूसरी डेफिनेशन मैंने आपको नहीं कराई थी, इसको एक नजर देख लें आप। ये a sequence which contain only and only 2 component is called order pair। जो सीक्वेंस होता है, ठीक है, वो क्या होता है? एक ऐसी चीज होती है जिसमें चीजों उसके एलिमेंट्स की जगहें मखसूस होती है। कहता है कोई भी ऐसा सीक्वेंस जिसमें सिर्फ 2 एलिमेंट होंगे ना, या 2 बाकी हम आप यहाँ से चलते हैं डायरेक्ट बाइनरी रिलेशन के ऊपर। बाइनरी रिलेशन का टॉपिक, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट आप कर चुके हैं ना सेट के अंदर, सबसेट का टॉपिक पढ़ चुके हैं जी।
सर हमने 2 टॉपिक नहीं पढ़े, बाइनरी रिलेशन और डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। Recording in progress. हेलो सर। सर नहीं है क्लास में। तो मुझे भी पता है बेटा, ये नेट प्रॉब्लम है थोड़ा सा, ठीक है। दोबारा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, फिर हम लेक्चर को शुरू करते हैं। ओके सर। हेलो सर। अच्छा बेटा, ये बताइए कि आप लोग ने वो काम कर लिया है जो मैंने अभी तक आप लोगों को कराया था? यस सर। हमने कर लिया ना। इंशाल्लाह जब 30 तारीख को हमारा ओपन हो जाएंगे तो लास्ट में अपना काम भी चेक कराना है। ठीक है सर। अच्छा, एक बात और भी जरा चेक कर लीजिएगा कि हमने अभी तक जो कल पूरा टीम इसका तर्जुमा का वगैरह हमने कर लिया है। इसी तरह हमारा बाप चैप्टर था अल्लाह ताला पर ईमान, ये चैप्टर भी हमने मुकम्मल आपको करा दिया है। थोड़ा सा क्वेश्चन वगैरह हमने करा दिए हैं। लास्ट हमारा जो हमने चैप्टर आपको पढ़ाया था वो था अज़ान। अज़ान के हमारे जरिए मैंने आपको तमाम बातें बता दी थी और तमाम चीजों का निशान दिया था। सर हमारा माइक बंद करवा दीजिए। हेलो सर। क्वेश्चन आंसर में निशान लगवाए थे। अज़ान के क्वेश्चन आंसर में मैंने निशान ये मान था शाम को जो बच्चा है ना, इसके माइक की वजह। हरीब असलम, आपको आवाज आ रही है बेटा मेरी? यस सर आ रही है। ओके ओके। अच्छा बेटा, नेट की वजह से डिस्कनेक्शन हो गई थोड़ी सी, दोबारा से हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं बाइनरी रिलेशन से, ठीक है। अच्छा, हमारा टॉपिक है बेटा बाइनरी रिलेशन। मैंने आपसे क्वेश्चन ये किया था, सबसेट एक टॉपिक हमने पढ़ा था 1.1 में, आपको याद है? यस सर। आप ओके। सबसेट हमने वहां पढ़ा था, हमने कार्डिनल प्रोडक्ट जब पढ़ा था तो कार्डिनल प्रोडक्ट हमने ये पढ़ा था कि हम दो सेट्स को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा वो ऑर्डर पेयर बन जाएंगे इस तरीके से, देखें जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में बने हुए, ये आप पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। इसमें एलिमेंट कितने बेटा काउंट करके बताइए मुझे।
जी विशाल, कितने एलिमेंट हैं इसमें? सर 12। 12 नहीं बेटा, लेकिन जो राउंड ब्रैकेट में एक एलिमेंट है, तो कितने राउंड ब्रैकेट है यहाँ पे? 6। तो 6 एलिमेंट इसके अंदर है, ठीक है। अच्छा, हमने ये जब हम सेट का टॉपिक पढ़ रहे थे तो उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि किसी भी सेट के जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं उनको अगर 2 की पावर बना दिया जाए तो हमें ये पता लग जाता है कि उसके कितने सबसेट बनेंगे, ठीक है। जैसे किसी सेट में अगर 2 एलिमेंट थे तो उसके 4 सबसेट बनते थे, अगर 3 थे तो उसके 8 सबसेट बनते थे। हम 2 की पावर 3 रखते थे, फिर 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते थे तो 8 आ जाता था, तो 8 सबसेट बनते थे, याद है। इसी तरीके से अगर हम किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट बनाएं तो वो उसकी रिलेशन कहलाती है। काम वही करना है जो हमने सेट के अंदर किया था, हमने सेट में सबसेट बनाए थे किसके? एलिमेंट्स के। अब यहाँ एलिमेंट्स की शक्ल में है, वो राउंड ब्रैकेट की शक्ल में। हर राउंड ब्रैकेट एक एलिमेंट है, उसको सामने रखकर हमने उसके सबसेट बनाने हैं, और जब हम उसके सबसेट बनाएंगे तो हर सबसेट को हम एक रिलेशन का नाम देते हैं। इसलिए हम बाय डेफिनेशन कहते हैं द सबसेट ऑफ एनी कार्डिनल प्रोडक्ट इज कॉल्ड इट्स बाइनरी रिलेशन और सिंपली अ रिलेशन। कि जब भी हम किसी कार्डिनल प्रोडक्ट के सबसेट बना देते हैं तो वो हर सबसेट जो है वो एक बाइनरी रिलेशन कहलाता है, जो सिंपली उसको हम रिलेशन कहलाते हैं। ख्याल आपको ये रखना है कि रिलेशन का नाम बाज दफा उसने आपको दिया होगा, अगर उसने आपको गिवन दिया हुआ है नाम ABC तो आप उसका नाम A1 A2 A3 रख सकते हैं, या B1 B2 B3 जो गिवन दिया है। लेकिन अगर नहीं दिया तो हम जनरली R लिखते हैं, कैपिटल R। जहां पे मैंने एक एग्जांपल लिया है उसमें एक सेट A है बेटा 1 2 और B है ABC। इसकी मैंने कार्डिनल प्रोडक्ट निकाली तो कार्डिनल प्रोडक्ट मेरे पास आई ऑर्डर पेयर A1 1A, ऑर्डर पेयर 1B, ऑर्डर पेयर 1C, ऑर्डर पेयर 2A, ऑर्डर पेयर 2B, ऑर्डर पेयर 2C। ये 6 एलिमेंट हैं। 6 एलिमेंट में 2 की पावर 6 बनेगा तो इसके 64 सबसेट बन सकते हैं। लेकिन आपको पेपर में कभी भी इतना बड़ा सवाल नहीं आएगा, आपको ये कहा जाएगा कि इसके 4 सबसेट बना दीजिए, 3 सबसेट बना दीजिए, 5 सबसेट बना दीजिए, इससे ज्यादा की बात नहीं करेगा। मैक्सिमम 16 तक का क्वेश्चन आता है, उससे बड़ा नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 6 एलिमेंट है, हमें पता है कि इसके कितने सबसेट बन सकते हैं, 64। हम क्या काम करेंगे यहाँ पे कि हमें कह रहा है कि राइट एनी 3, हम यहाँ पे कितने कर रहे हैं, कोई से 3 रिलेशन बना रहे हैं, ठीक है। अब 3 रिलेशन हमें बनानी है तो नीचे हमने एक को नाम दिया है R1 का, एक को R2 का, एक को R3 का। लिखा किस तरह है कि हम सबसे पहला सबसेट एम्प्टी बनाते थे, लिहाजा हमने R1 एम्प्टी रख लिया, ठीक है। इसके बाद R2 में हमें सिंगल रखने थे, नहीं रखे, हमने 2 के बना लिए। हमारी मर्जी हम 3 का बना लें, हमारी मर्जी हम 4 का बना लें। दोबारा सुन लो, मर्जी है कि हम सबसेट जो बनाएं, हमारी मर्जी है कि हम जो सबसेट बनाएंगे उसमें जितने मर्जी हमारी होगी उतने एलिमेंट हम रख सकते हैं। लेकिन हम एक जैसे 2 सेट नहीं बनाएंगे, यानी हम 2 सेट एक जैसे इस तरह से नहीं बनाएंगे कि उसमें लिखे जाने वाले सबसेट एक जैसे हो, ऐसा नहीं बनाएंगे, मुख्तलिफ बनाएंगे। अब देखिए R1 में मैंने रखा एम्प्टी, R2 में मैंने रखा 1A1, ठीक। अब जरूरी नहीं था मैं R2 में मैं सिर्फ लिख लेता 1A, बाकी कुछ नहीं लिखता, या लिख लेता 2B और कुछ नहीं लिखता, या लिख लेता 2C और कुछ नहीं लिखता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप ख्याल रखिएगा, आपने सिर्फ करना यह है कि जो आप सबसेट बनाएंगे उसके एलिमेंट यहां से लेंगे जहां मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ठीक है। आपकी मर्जी है आप एक एक लें, आपकी मर्जी है 2 2 लें, आपकी मर्जी है 3 3 लें। लेकिन जहां अगर आपको मिसाल के तौर पर 16 बनाने को, कंप्लीट बनाने को कहे तो वहां आप तरतीब रखेंगे ताकि आपसे रिपीटिशन ना हो, ठीक है। अच्छा, नीचे एक नोट हमें दिया हुआ है कि इफ एन ए इज इक्वल टू एम, अगर जो नंबर ऑफ एलिमेंट है ए में वो उसको हम एम कह लें और जो बी में है उसको हम एन कह लें। तो हमारे पास ए क्रॉस बी आ रहा है 15। ये हमने पहले पढ़ चुके हैं कि कैसे हम नंबर ऑफ एलिमेंट कार्डिनल प्रोडक्ट के निकालते हैं। अब इसमें जो रिलेशन बनेंगी वो 2 की पावर 15 बनेगी। ये ऑब्जेक्टिव आपको आ सकता है, इसको आप याद करेंगे। एनी क्वेश्चन बेटा? नो सर। सर ये MN कहाँ से आया? बेटा हमने सपोज किया नाम, जैसे आपका नाम मम्मी ने क्या रखा है, नाम बताओ अपने जल्दी से। हंजला। हंजला। अगर बड़ी बाजी आपको प्यार से मुन्ना कह दे तो हम मना थोड़ी कर सकते हैं।
वो भी नाम है, ठीक है। तो यहाँ आपकी मर्जी है, आपने एक का नाम नंबर ऑफ ए जो है उसका नाम m रख दिया है, और नंबर ऑफ b जो है एलिमेंट इन b उसका नाम आपने n रख दिया। ओके सर ये कॉपी में करना है? जी जी करना है ना, इसलिए तो करवा रहे हैं। सही। इससे आगे आ रही है एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। ये आप कर चुके हैं, मुझे बताते जाइएगा, ठीक है ना। ए क्रॉस बी आपने निकाल लिया, बी क्रॉस बी बी बकौल आपके आप निकाल चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी आप करेंगे, जल्दी से बताएं। यस सर। अच्छा आगे बढ़ रहे हैं हम। यस सर। रिलेशन आपने नहीं की, ठीक है। अच्छा अब रिलेशन के बाद एक और टॉपिक आ जाएगा, डोमेन एंड रेंज। जब ये टॉपिक आएगा ना जहाँ पे, वहां मैं आपको इसको दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं सिंपल आपको बता देता हूँ होता क्या है। होता है ये कि हम कोई भी रिलेशन निकाल लें, जैसे कि ये एक रिलेशन उसने आपको हम दी हुई है, लिख के दे दिया, आपको फाइंड नहीं करनी, मौजूद है आपके पास। इसमें और हर ऑर्डर पेयर में कितने एलिमेंट है बेटा? 3। हर एलिमेंट में, हर ऑर्डर पेयर के अंदर राउंड ब्रैकेट में हैं 2 बोलो बोलो 2 एलिमेंट हैं, ठीक है ना, एक पहला और एक दूसरा। यहाँ तक बात समझ आ रही है जी। अब जो पहला एलिमेंट है, इसमें पहला एलिमेंट क्या है? 1। इसमें पहला एलिमेंट क्या है? 1। यहाँ जहाँ मेरा कर्सर है 2 और यहाँ क्या है? 2। जो पहले एलिमेंट है ना, उनका अगर हम एक सेट बना लें तो उसको हम कहते हैं डोमेन। यहाँ पे मैंने जो लिखा है डोमेन आर, मैंने क्या लिखा है, जो ऊपर हमारे पास ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट था वो लिखे हैं यहाँ। समझ आ रही बात? 2 2 दफा था, तो सेट के अंदर हम एलिमेंट को 2 दफा नहीं लिखा करते। याद है, रहेगी आपको ये बात? ये तो सेट में हमने पढ़ी थी कि सेट में एलिमेंट को रिपीट नहीं करते। इसी तरह जो सेकंड एलिमेंट है यहाँ पे क्या है बेटा? इनमें सेकंड एलिमेंट कौन कौन सा है? ए और कौन सा है सेकंड एलिमेंट? सी। तो सेकंड एलिमेंट का जो सेट बनेगा वो रेंज कहलाएगा, ठीक। अब डेफिनेशन में यही कहता है, द सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑल द ऑर्डर पेयर्स ऑफ अ रिलेशन इज कॉल्ड डोमेन, एंड द सेट ऑफ सेकंड कंपोनेंट ऑफ ऑल द ऑर्डर पेयर्स ऑफ अ रिलेशन इज कॉल्ड रेंज। जो पहले एलिमेंट होंगे ऑर्डर पेयर के, उनका जो हम सेट बनाएंगे उसको हम डोमेन का नाम देते हैं, और जो सेकंड बनाएंगे उस सेकंड एलिमेंट्स का सेट, वो हमारा रेंज कहलाता है, ठीक है। डोमेन को हम डोम लिखते हैं जनरली, बाज़ दफा हमें शॉर्ट करके लिखना हो तो हम डोमेन को डोमेन की बजाय DOM खाली डोम लिख लेते हैं। ओके अब हम जा रहे हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ A is equal to ABC and B is equal to XY। 2 हिस्से दिए हैं, यहाँ इसने दिए हैं आपको बुक में 4 में से हम 2 आपको समझा रहे हैं, अपने 2 ही कॉपी में करने हैं, ठीक है। जो आपको कॉपी वर्क है वो यही करना है। यहाँ पे हमारे पास बेटा, ये अपने दरवाजे बंद कर दें प्लीज, बातें रिकॉर्ड हो रही है। अरीब और सिद्रा, आप अपने दरवाजे बंद करें बेटा, आप लोगों की आवाजें आ रही हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, A is equal to ABC सेट और B is equal to सेट XY। कहता है 2 रिलेशन लिखनी है A क्रॉस B में, और तमाम रिलेशन लिखनी है B की। जब इन रिलेशन B की बात करें तो आपको B क्रॉस B निकालना होगा। अब याद आपने ये रखना है कि जब भी आपको रिलेशन निकालने को कहेंगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट लाजमी निकालनी पड़ेगी, बगैर कार्टेशियन प्रोडक्ट के रिलेशन नहीं निकलेगी। क्या बात समझ आई? बगैर कार्टेशियन प्रोडक्ट की रिलेशन नहीं निकलेगी, तो पहले आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालनी होगी। फर्स्ट पार्ट उसने हमें दिया है A क्रॉस B करना है, इसकी रिलेशन चाहिए, तो सबसे पहले हम A सेट लिखेंगे यहाँ पे, और क्रॉस का निशान डाल के B सेट लिख दिया। B सेट लिखने के बाद हम इनके ऑर्डर पेयर बनाएंगे, तो 3 एलिमेंट A में है और 2 B में, तो 6 ऑर्डर पेयर हमारे बनने चाहिए, 3 2 6 बनने चाहिए। तो ये बना AX AY BX BY CX एंड CY। यहाँ तक बात क्लियर है? यस या नो? अमान जल्दी से बोलो। यस सर। अच्छा यस। अच्छा अब जब ऑर्डर पेयर आपने बना लिए, तो उसने कहा था 2 रिलेशन बनाइए, मैंने यहाँ आपके लिए सैंपल में 3 बना दिए, ठीक है। 3 रिलेशन हमने यहाँ पे बनाई है, 1 बाय 1 तीनों को देख लीजिए।
अब मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, जो मैंने बनाई है जरूरी नहीं है कि आप भी वही बनाएं, आप इसके अलावा भी ऊपर से कोई भी रिलेशन बना सकते हो। बात समझ में आ रही है अहमद? विशाल? जी सर, हम अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं। क्या अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अमान आप जवाब दीजिए बेटा। एम्प्टी सेट भी बना सकते हैं। एम्प्टी सेट भी बना सकते हैं, और मैंने 2-2 वाले बनाए, आप 4 वाले भी बना सकते हैं, ठीक है, 5 वाले भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। बहरहाल मैंने यहाँ 2 जो पहली रिलेशन बनाई है R1, उसमें मैंने एक AX लिया और एक AY लिया, ठीक है। जो मैंने R2 बनाई है इसमें मैंने BY और CX लिया है, जबकि R3 में मैंने BX, BY और CY लिया है। अब ये मैंने 3 बना दी हैं, इसकी 64 बन सकती हैं, उनमें से कोई सी भी 3 आप लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप मेरा काम कॉपी करो। ओके, चलें आगे। जी यस सर। ये क्वेश्चन सबसे टेढ़ा क्वेश्चन है आपके लिए, और सबसे मुश्किल, और एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इसमें आपको ऑल रिलेशन लिखने को कह रहा है ऑल रिलेशन में बी निकालिए। हम सबसे पहले बी क्रॉस बी निकालेंगे। बी में हमारे पास है एक्स वाई, तो पहले सेट भी एक्स वाई का आ जाएगा और दूसरा भी एक्स वाई का ही आएगा। जब हम इसके ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो 2 टू द 4 ऑर्डर पेयर हमारे बनने चाहिए कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर। यहाँ हमने ये बनाया तो ये हमारे पास 4 ऑर्डर पेयर आ गए, ठीक। अब हमें इसकी ऑल रिलेशन चाहिए, लिहाजा फार्मूला लिखेंगे हम 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 सॉल्व होके आ जाएगा हमारे पास 16 रिलेशन बनेगी। हम बिल्कुल तमीज से और तरतीब से बनाएंगे, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। आप ध्यान से देखिएगा मैंने क्या किया। सबसे पहले मैंने लिखा है R1 empty, ओके है बात? जी यस सर। इसके बाद मैंने 4 वो लिखे हैं, चारों को अलग अलग लिखा है। एक R2 बन गया, एक R3, एक R4, एक R5। समझ आ गई बात? यस सर। सिंगल वाले हो गए। अब इसके बाद हम 2 वाले लिखेंगे। 2 वाले में पहले फर्स्ट को सेकंड से मिलाएंगे, फिर फर्स्ट को थर्ड से मिलाएंगे, फिर फर्स्ट को फोर्थ से मिलाएंगे, उसके बाद सेकंड को थर्ड से मिलाएंगे, फिर सेकंड को फोर्थ से, जैसे कि हम सबसेट के क्वेश्चन में करते थे। तो 2 वाले हमारे यहाँ से यहाँ तक बनेंगे। R6 हमारा बना XX XY, फिर R7 में हमने XX को YX से मिला दिया, R8 में हमने XX को YY से सबसे मिल चुका है। अगला है उससे XY, तो अब हमने XY को YX से मिलाया, फिर XY को YY से मिलाया, और लास्ट में हमने YX को YY से मिला दिया। ये जो हमारे बने हैं, एक को हमने नाम दिया R6, एक को R7, एक को R8, एक को R9, एक को R10 और एक को R11। यहाँ तक बात ओके हो गई? यस सर। यस सर। यस सर। तुबा कुछ पूछना है बेटा? नो। अच्छा, अब जब एक एक वाले भी होगा, अब 2-2 वाले होगा। अब हमें बनाने 3-3 के, तो 3-3 के जैसे बनाए थे। इस यहाँ मैंने इसका थोड़ा सा कलर इसलिए कर दिया कि आपको क्लियर हो जाए कि हमने क्या काम किया, ठीक है। पहले 2 में मैंने लिखे हैं XX XY, देखें पहले 2 में ये लिखे हैं, मैंने एक जैसे लिखे हैं, ठीक है। और इन्हीं के साथ एक में मैंने YX को मिला दिया और एक में Y XX XY के साथ सर आवाज कट। आवाज दोबारा बोल दूं? अब आ रही है बेटा आवाज साहब? अच्छा, यस सर। यहाँ मैंने आपको ये समझाया है बेटा, जब हमारे पास टोटल 4 हैं तो हम उनके 2 पेयर बना लेंगे। एक बना लेंगे XX XY, सर गया है।
जी बेटा नेट प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है, हम यहाँ पे थे, ठीक है, आवाज आ रही है ना आप लोगों को? Yes, sir. अच्छा, यहाँ पे हम थे इस जगह पर, तो हमने सिंगल वाले बना लिए थे हमने, ठीक है, उसके बाद 2 वाले भी बना लिए थे। अब हम 3 वाले देख रहे थे। 3 वालों में हमारे पास टोटल 4 हैं, तो हम 2 हिस्से कर लेंगे। उसके ऊपर अगर जाएं तो यहाँ देखें 4 एलिमेंट हैं, ठीक है, 2 कर लें सेंटर से, तो 2 पेयर बन जाएंगे, एक एक्स 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 वाई का और एक वाई एक्स वाई वाई का। इनको हम 2 दफा लिखेंगे। नीचे मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे लिखा है मैंने। पहले 2 ब्रैकेट के अंदर मैंने एक्स 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 वाई को लिख लिया, एक के साथ वाई एक्स को लिखा, दूसरे के साथ वाई एक्स को लिख दिया, वाई वाई को लिख दिया, सॉरी, ठीक है। ये 2 समझ आ गए, 12 और 13? Yes, sir. इसके बाद मैंने क्या किया कि जो बाकी 2 थे यानी वाई एक्स और वाई वाई, इनके साथ मैंने एक के साथ एक्स एक्स को लिख दिया और एक दफा मैंने इसके साथ एक्स वाई को लिख दिया। तो ये बन गया R12, R13, R14 और R15, 15 बन गए हैं। तो आखिरी कौन सा होता है? 16। 16 में क्या करते हैं हम? जो पूरा सेट होता है वो लिख देते हैं, ठीक है। 16 में हमने ये पूरा लिख दिया है। यहाँ तक बात ओके हो गई आपको अब? Yes, sir. अच्छा, इससे आगे हम अगर चलें तो हमारे पास थोड़ी सी वर्ड प्रॉब्लम है 1.3 के अंदर, ठीक है बेटा। रिलेशन इन ए क्रॉस बी है, वो पूछता है ए क्रॉस बी में कितनी रिलेशन होगी। सेट ए हैज 4 एलिमेंट्स एंड सेट बी हैज 3। ए में एलिमेंट कह रहा है कि 4 हैं और बी में एलिमेंट कह रहा है 3 है, ठीक हो गया। तो यहाँ हम सबसे पहले लिखेंगे एन ऑफ ए कितना दिया है उसने, 4 दिया हुआ है हमें। एन ऑफ बी कितना दिया हुआ है उसने हमें, 3। तो यहाँ हम लिखेंगे एन ऑफ बी इज इक्वल टू 3। ये चीज समझ आ गई हमने कैसे लिखी? पहले सेट में हमें यहाँ दिया हुआ है 4 एलिमेंट और दूसरे में दिया हुआ है 3। तो एन ऑफ ए हो गया 4 और एन ऑफ बी हो गया 3, ठीक है। सर ये एन हाँ बेटा का बोले। एन का सा है एन सर? तो नंबर ऑफ एलिमेंट का सिंबल्स है। आपने सिंबल अभी तक याद नहीं किया क्या? जी सर किया। तो एन नंबर के लिए इस्तेमाल होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए पढ़ा जाता है, एन ऑफ ए या नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए हो गया 4 और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी हो गया 3। यहाँ पे हमें नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी में बताने हैं। हमने ऊपर पढ़ा था कि ए क्रॉस बी निकालने के लिए जितने एलिमेंट होते हैं ए और बी को उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ए में एलिमेंट है 4 और बी में एलिमेंट है 3। तो ए क्रॉस बी में आ जाएंगे 4 3 12, ठीक। अब उसने आपसे पूछी है इसकी रिलेशन, तो रिलेशन होती है 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आए हैं? 12। तो नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएगी 2 की पावर 12। आप कैलकुलेटर से सिंपल कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 4096, ठीक। ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और आपको 5 नंबर का क्वेश्चन वैसे भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के अंदर, ठीक हो गया। आगे चलें, तेज तेज चलें ताकि थोड़ा सा टाइम बच जाए हमारा। इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, ठीक है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। कहते हैं लिस्ट द ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर की लिस्ट बनाइए इन द रिलेशन। ये एक रिलेशन दी है, आर होनी चाहिए रिलेशन। कैसी हो? फ्रॉम ए दिया हुआ है 1 2 3 4 और बी दिया हुआ है 0 1 2 3। ए टू बी होनी चाहिए, यानी पहला एलिमेंट ए से लेना चाहिए और दूसरा कहां से लेंगे? बी से लेंगे। जो हम ऑर्डर पे लिखेंगे उसमें पहला एलिमेंट ए से लेंगे, दूसरा बी से लेंगे। और बी यानी फर्स्ट और दोनों बराबर बराबर हो। तो अब अगर हम यहां से लिखें तो 1 और 0 लिख सकते हैं क्या? 1 और 0 बराबर हैं क्या अलग अलग हैं? अलग अलग। 1 0 हम नहीं लिख सकते।
1 और 1 लिख सकते हैं? यस सर। अच्छा, इसी तरह 2 और 2 लिख सकते हैं, दोनों बराबर हैं? जी। यस सर। और 3 लिख सकते हैं। 3 और 3 लिख सकते हैं, दोनों बराबर है। लेकिन 4 हम किसी के साथ नहीं लिख सकते क्योंकि आगे 4 मौजूद नहीं है। समझ आ गया कैसे किया है? ठीक हो गया। इसके बाद है दूसरी रिलेशन में दिया है इफ a इज ग्रेटर देन b। अब आप कैसे लिखोगे इसमें? इसमें आप ऐसे लिखोगे कि जो पहला एलिमेंट है बड़ा होना चाहिए, दूसरा छोटा होना चाहिए। ठीक है। अब हम यहाँ 1 से अगर कंपेयर करें इस सेट को, तो कौन सा एलिमेंट छोटा है इसमें? है 1 से छोटा 0। 0, तो हम सिर्फ यहाँ लिखेंगे 0। ओके, समझ आई बात? 1 बड़ा होना चाहिए, दूसरा छोटा। अब 2 से कंपेयर करें तो 2 से कौन सा छोटा है? 0 1 और 1। 2 से 1 1 1 1 1 सर 1। सर का नेट अटक गया। भाई 2 से छोटा एक 0 है, तो एक 1 भी तो 2 से छोटा है 1। तो यहाँ 2 ऑर्डर पे 2 के बनेंगे, 2 0 का और एक 2 1 का। यहाँ तक बात समझ आ गई? यहाँ तक ठीक है। अब 3 पे चले जाएं। 3 के साथ मिलाएं तो 3 से छोटा कौन कौन से हैं? 0 1 1 2 3 1 2 2। तो इसका मतलब 3 के 3 बनेंगे। एक बना 0 1 3 0 का, एक 3 1 का और एक 3 2 का। और 4 से सारे छोटे हैं तो 4 के 4 बनेंगे, 4 0 4 1 4 2 और 4 3। क्लियर हो गई बात? जी। अब समझ ये लो कि आपको ये असल चीज समझने की है कि आपको ये पढ़ना आना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है, इसके मुताबिक बनेगा। अगर आपको ये पढ़ना नहीं आएगा तो आपसे क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होगा बेटा। क्या नहीं पढ़ना? स्क्रीनशॉट ले लो, 8 की क्लास का यहीं से ले लो। ये सारा अच्छा बेटा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 11 है। ठीक है, ये भी जरा देखने में मुश्किल लगता है क्योंकि इंग्लिश में दिया, वर्डिंग में है, पढ़ने में आपको मुश्किल लगेगा लेकिन करने में आसान है। 1 मिनट का सवाल है, फटाफट समझ लीजिए। कहता है द रिलेशन एक्स वाई रिलेशन दी हुई है, उसमें y जो है वो x स्क्वायर, यानी अगर y 2 है तो x 4 होना चाहिए, y 1 है तो x 1 होगा, y 3 है तो x 9 होगा। इन द सेट z कौन से होते हैं नंबर? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, डोमेन z प्लस होनी चाहिए। डोमेन जो है वो आपको z दे रहे हैं तो रेंज आपने निकालनी है। डोमेन अगर z दे रहा है तो z होता है z होते हैं 0 + 1 1 2 3 4 5। अब सर आवाज कट रही है। आगे अब आपकी आवाज कट रही है। यस सर। सर चले आए। हेलो।
हेलो हेलो इसके लिए से आगे हेलो 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 सर। सर चलेंगे। सर मुझे क्वेश्चन समझ। सर के पास से नेट इशू होगा। हेलो सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो हेलो सर हेलो। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बेटा, आज हम करेंगे, लास्ट टाइम हमने किया था चैप्टर नंबर मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट किया था। आज हम करेंगे प्रेशर। ये उसके फॉरम पहले है ना, प्रीवियस चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 देखें। इसकी मैंने पीडीएफ तो नहीं बनाई, मैंने ये एक पेज मैंने इसकी कॉपी कर ली थी अभी। ये वाला पेज है, अगर बुक्स हो ना आपके पास तो उसमें आप देख सकते हो ना, बुक में आप देख सकते हो। ठीक है, प्रेशर चैप्टर है और पेज नंबर इसमें लिखा हुआ है 78। 78 पेज नंबर, ठीक है ना। जी यस सर। एक मिनट जरा, ये स्क्रीन शेयरिंग दोबारा कर दूं मैं। प्रेशर चैप्टर का नाम है, द नेम ऑफ द चैप्टर नंबर 8 इज प्रेशर। और इसमें आप पढ़ेंगे प्रेशर के बारे में ना। ठीक है, अगर आपके बुक है तो आप आ जाएं 78 के बाद 79, पेज नंबर 79 पर आ जाएं आप। इससे हम स्टार्ट करेंगे ना। इसमें प्रेशर की डिफिनेशन है, देखिए हेडिंग होगी यहाँ पर, प्रेशर एंड फोर्स। प्रेशर एंड फोर्स, तो फोर्स क्या होती है ये हम पढ़ लेते हैं, और प्रेशर इसका फार्मूला है, इसकी यूनिट है, कुछ चीजें हैं इसके अंदर ना। अच्छा, पहले हम बात कर लेते हैं फोर्स की। फोर्स के बारे में आपने शायद क्लासेस में पढ़ा हो। फोर्स क्या होती है ना, फोर्स को अगर हम देखें तो उर्दू में इसको कुव्वत कहते हैं। ठीक है, तो फोर्स क्या होती है? फोर्स इज दैट एजेंट विच प्रोड्यूस
और टेंड्स टू प्रोड्यूस, और विच स्टॉप और टेंड्स टू स्टॉप द मोशन ऑफ बॉडी। क्या मतलब है? फोर्स एक ऐसी शय है जो किसी बॉडी के अंदर क्या पैदा करे, हरकत पैदा करे, या हरकत पैदा करने की कोशिश करे, या हरकत को रोके, बॉडी की हरकत को रोके या रोकने की कोशिश करे। तो ये असल में फोर्स है, इसको फोर्स कहा जाता है। मैं एग्जांपल दे देता हूँ फिर आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। यानी आप चाहते हैं, फोर्स का काम क्या होता है? बेसिकली हरकत पैदा करना, ठीक है ना। भाई ये कार खड़ी हुई है, एग्जांपल ले लेते हैं, एक कार है वो खड़ी हुई है, मैं चाह रहा हूँ कि यार ये हरकत में आ जाए, ठीक है। तो मैं उसे धक्का लगाऊंगा, धक्का दूंगा मैं तो वो आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। एक बाइक है, बाइक को भी आप धक्का दें वो आगे बढ़ जाएगी। स्टार्ट ना करें भले से उसको, आप जो है वो हल्का से आप करें। एक कुर्सी है, चेयर, वो रखी है, बीच में रखी है, उसको आप क्या करेंगे? आप चाह रहे हैं साइड में हो जाए, तो आप क्या करोगे? फोर्स लगाओगे। फोर्स लगा के चीज में हरकत पैदा की जाती है। आप चाहते हैं कोई भी बॉडी जो है उसमें हरकत पैदा करें, तो आपको लाजमी फोर्स अप्लाई करनी होगी। विदाउट फोर्स कोई भी चीज हरकत में नहीं आती। तो यहाँ पर जो हेडिंग है प्रेशर एंड फोर्स, प्रेशर पे हम बाद में आएंगे, पहले फोर्स के बारे में बता रहा हूँ। तो इसे फोर्स कहा जाता है। यानी फोर्स एक ऐसी शय है जो किसी बॉडी के अंदर हरकत पैदा करे या पैदा करने की कोशिश करें। जरूरी नहीं कि हरकत पैदा हो, यानी बास औकात ऐसा होता है कि आप हरकत पैदा करने की कोशिश करते हैं लेकिन हरकत पैदा नहीं होती, लेकिन आप फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है ना। फोर्स अप्लाई हो रही है लेकिन फिर भी, अब फॉर एग्जांपल जैसे ट्रक है, एक ट्रक खड़ा हुआ है, अब लाजमी है, ट्रक तो इतनी भारी चीज है, उसकी मास, उसका वेट इतना ज्यादा है, उसको अगर आप जो है वो एक बंदा यानी एक फर्द या दो अफराद जो है वो उसको फोर्स लगाएंगे, कुवत लगाएंगे और चाहेंगे कि वो हरकत करे, तो वो नहीं करेगा, वो हरकत नहीं करेगा, अपनी जगह से हिलेगा नहीं। ट्रेन है, इस तरह ट्रेन हो गई, रेलगाड़ी जिसे कहते हो आप ना, उसको भी आप एक आदमी या दो आदमी उसको हरकत नहीं दे सकते, हालांकि आप फोर्स लगा रहे होगे। तो फोर्स लगा के हरकत पैदा नहीं भी हो रही, तो जरूरी है कि हरकत पैदा हो। तो ये दो तारीफें हो गई, दो डिफिनेशन हो गई कि फोर्स एक ऐसी शय है जो किसी बॉडी में हरकत पैदा करती है या पैदा करने की कोशिश करे। इस एग्जाम्पल के अंदर जो मैंने ट्रक की एग्जाम्पल दी, ट्रक की एग्जाम्पल के अंदर आप हरकत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हरकत पैदा नहीं हो रही, बिकॉज चीज बहुत हैवी है। हैवी चीज होगी तो लाजमी आपके बस में नहीं होगा, आप उसके अंदर हरकत को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन आप कोशिश कर रहे हैं, आपको पसीने आ रहे हैं, इसका मतलब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, फोर्स अप्लाई हो रही है, उसके बावजूद चीज हरकत में नहीं आ रही, ठीक है ना। अच्छा, ये हो गई दो डिफिनेशंस किसकी? फोर्स की। ये दो डिफिनेशंस हो गई, ठीक है। यानी फोर्स इज दैट एजेंट विच प्रोड्यूस और टेंड्स टू प्रोड्यूस, टेंड्स माने कोशिश करना, जो पैदा करती है या पैदा करने की कोशिश करती है। इसकी अब दो डिफिनेशंस और भी हैं फोर्स की ना, उसकी तरफ हम आते हैं, ठीक है ना। बुक अगर आपके सामने होगी, इसमें वो डिफिनेशन नहीं है, मैं खुद से बता रहा हूँ ना। अच्छा, एंड विच स्टॉप और टेंड्स टू स्टॉप द मोशन ऑफ बॉडी, ये भी काम करती है फोर्स, ठीक है ना। एंड विच स्टॉप और टेंड्स टू स्टॉप, तो जो रोके या रोकने की कोशिश करे, किसको? द मोशन ऑफ बॉडी, ठीक है ना। मैं एग्जांपल देता हूँ भी आपको इसकी ना, यानी हरकत, यानी आप फोर्स लगा के किसी बॉडी के अंदर हरकत को पैदा भी करते हैं या पैदा करने की कोशिश करते हैं, प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं, या हरकत को रोकते भी हैं, उसकी जो मोशन है ना, उसकी मूवमेंट, उसको रोकते भी हैं। यानी फोर्स से पता ही लगा कि एक काम और भी है फोर्स का, कि इस फोर्स लगाने से ना सिर्फ किसी बॉडी के अंदर हरकत पैदा की जाती है बल्कि हरकत को रोका भी जाता है या रोकने की कोशिश भी की जाती है। इसके एग्जांपल ले लें आप कि भाई हरकत को कैसे रोका जाता है फोर्स लगाकर, ठीक है ना। एक साइकिल आ रही है, ठीक है, एक साइकिल आ रही है बहुत तेजी में, मैं चाह रहा हूँ कि इसको आप रोको, तो आप सामने आओगे, उसका हैंडल या उसका कैरियर, कोई भी चीज आप पकड़ोगे, उसको खींचोगे थोड़ा सा, यानी फोर्स लगाओगे, वो आदमी गिर जाएगा, यानी वो साइकिल रुक जाएगी। कैसे? आपने फोर्स लगाई, ठीक है ना। फोर्स लगा के उसको आप रोक सकते हैं आराम से। इस तरह आप क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट आप खेलते हो तो आप फील्डिंग कर रहे हो, सपोज करें किसी ने अगर बाउंड्री मारी, एक बैट्समैन है उसने बाउंड्री मारी, ठीक है ना। अब फील्डर जो खड़ा हुआ है बाउंड्री के पास, लाजमी है वो फोर्स लगाएगा, वो फोर्स लगा के बॉल को रोक लेगा, ठीक है ना। यानी आप खड़े में, और यानी कि आपको फोर्स लगानी पड़ेगी, थोड़ी जान लगानी पड़ेगी, उसके बाद आप उस फोर्स को जो है, उसको बॉल को आप रोक लेते हो। तो एक बॉल जो है वो बहुत तेजी से हरकत करते हुए आ रही है, उसकी मूवमेंट को आपने रोक लिया, कैसे? फोर्स लगा के। फिर फोर्स लगा के आपने उसको दोबारा फेंका, किसकी तरफ? विकेट कीपर की तरफ या जो बॉलर है उसकी तरफ, ठीक है ना। फिर दोबारा गेम स्टार्ट हो जाता है। तो फोर्स लगा के आप बॉडी की मूवमेंट को रोक भी रहे हैं, ठीक है ना, चाहे वो साइकिल की एग्जांपल हो चाहे बॉल की एग्जांपल हो। अच्छा, इसके अलावा अगर साइकिल के बजाय कार हो या ट्रक आ रहा हो, उसकी मूवमेंट को रोकना हो, और मैं आपसे कहूँ उसको रोको, तो आप उसके सामने आ जाओगे, लेकिन आप उसको रोक नहीं पाओगे। आप कोशिश करोगे, उसका हैंडल पकड़ लोगे, कोई भी चीज पकड़ लोगे और रोकने की कोशिश करोगे, लेकिन वो रुकेगा नहीं, ठीक है ना। तो हालांकि फोर्स लगा रहे हो आप,
आप फोर्स लगा रहे हो लेकिन वो बॉडी जो है वो हरकत उसकी रुकेगी नहीं, स्टॉप नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या है जनाब, आप कोशिश कर रहे हो, ठीक है ना। तो पता ये लगा कि फोर्स लगा के बॉडी की हरकत को रोकते भी हैं, और कभी ऐसा होता है हरकत रुकती नहीं है लेकिन आप कोशिश करते हो। तो ये 4 डिफिनेशन है, 4 तरह की डिफिनेशन है ना, ठीक है ना। तो मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ फोर्स की डिफिनेशन ना। फोर्स इज दैट एजेंट, ठीक है, विच प्रोड्यूस और टेंड्स टू प्रोड्यूस और विच स्टॉप और टेंड्स टू स्टॉप द मोशन ऑफ बॉडी। यानी फोर्स एक ऐसी शय है जो किसी बॉडी के अंदर हरकत को पैदा करे या पैदा करने की कोशिश करे, या बॉडी की हरकत को रोकती भी है या रोकने की कोशिश करे। तो फोर्स इसको कहा जाता है ना, ठीक है ना। तो ये हमने फोर्स के बारे में पढ़ा। अच्छा, द ऐसा यूनिट, फोर्स का सिंबल है एफ, यहाँ लिखा भी है बुक के अंदर, द सिंबल ऑफ फोर्स। यानी फोर्स की स्पेलिंग तो होगी पूरी, अगर आप देखें इसकी स्पेलिंग तो FORCE, फोर्स, और इसको कैपिटल एफ से आप रिप्रेजेंट करते हो। इसका सिंबल है कैपिटल एफ, ठीक है, ये इसका सिंबल है कैपिटल एफ। अच्छा, और फोर्स की यूनिट क्या है? इसकी यूनिट है न्यूटन। न्यूटन इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, ठीक है ना। न्यूटन ने सबसे पहले डिस्कवर्ड की थी, बताया था कि फोर्स होती क्या है। यानी मैंने आपको जो डिफिनेशन बताई है ये न्यूटन ने सबसे पहले डिस्कवर्ड की थी, और न्यूटन ने अपने ऊपर इसकी यूनिट का नाम भी रखा ना, न्यूटन इज द यूनिट ऑफ, दिस इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, बट दिस इज आल्सो द नेम ऑफ द यूनिट ऑफ द फोर्स। ये फोर्स की यूनिट भी है, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, ये फोर्स के बारे में हो गया ना। अच्छा, अब आ जाएं आप प्रेशर पे आ जाएं, चलें, ठीक है। प्रेशर को पढ़ते हैं, फिर थोड़ा सा आगे हम और पढ़ते हैं ना, ठीक है। अच्छा, प्रेशर क्या है? देखिए, प्रेशर इसको कहते हैं दबाव, प्रेशर डालना, ठीक है ना। यानी किसी चीज पे आप प्रेशर डालते हो, कोई बुक है या कोई चीज रखी हुई है, उस पर आप प्रेशर डालते हो। तो प्रेशर हमेशा डाला जाता है परपेंडिकुलर, सीधा, बिल्कुल 90 का एंगल बना के डाला जाता है प्रेशर। अगर आप चाहते हैं किसी चीज के ऊपर 100% प्रेशर पड़े तो आप उस 90 बिल्कुल सीधी फोर्स लगाओगे, उसके ऊपर फोर्स लगाओगे आप तो उसे प्रेशर पड़ेगा 90 का एंगल, यानी बिल्कुल सीधी लगाई जाती है। अच्छा, प्रेशर होता क्या है? देखिए, प्रेशर में 2 चीजें कंसीडर की जाती है ना, एक फोर्स लगाई जाती है और एक एरिया, फोर्स और एरिया। तो द परपेंडिकुलर फोर्स विच एक्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, ठीक है ना। द परपेंडिकुलर फोर्स विच एक्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, ठीक है। यानी क्या मतलब है? प्रेशर क्या है? द परपेंडिकुलर फोर्स, ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कहते हैं सीधी, बिल्कुल सीधी फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स विच एक्ट पर यूनिट एरिया, यानी वो फोर्स जो बिल्कुल सीधी लगाई जाए, किस पर? कम से कम एरिया पर यूनिट एरिया का मतलब कम से कम एरिया, ठीक है ना। और कम से कम एरिया 1 मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है ना, 1 मीटर स्क्वायर। फिर जब डिफिनेशन करते हैं तो आप 1 या पर का इस्तेमाल करते हैं वर्ड ना, पर यूनिट सेकेंड, पर मीटर, तो पर मीटर स्क्वायर, यानी द परपेंडिकुलर फोर्स विच एक्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, ठीक है ना। इसको प्रेशर कहा जाता है। यानी वो फोर्स, वो सीधी फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स जो कम से कम एरिया पे लगाया जाए, उसे आप प्रेशर कहते हैं। अच्छा, अब आ जाएं, प्रेशर की डिफिनेशन तो हो गई है, अब आ जाएं प्रेशर के फैक्टर्स और इसकी यूनिट पर आ जाएं, ठीक है ना। अच्छा, और इसका फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला लिखा हुआ है पेज नंबर, अगर आप देखें 79, पेज नंबर 79 पर आप देखें, इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें बुक में, अगर आप देखेंगे ना 79 पेज नंबर पे, तो देखिए लिखा है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ये लिखा हुआ है, देखें फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है ना। ये आप देखें, मेजरिंग प्रेशर की हेडिंग है, उसके नीचे लिखा हुआ है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है ना। ये प्रेशर की का फॉर्मूला है, ये मैंने बताया था ना आपको, प्रेशर में 2 चीजें आती हैं, फोर्स और एरिया। तो फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, तो यही इसका फार्मूला होगा। जो डिफिनेशन में वर्ड आए, क्वांटिटी आई है, वही उसका फार्मूले के अंदर भी आएंगी। तो फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। यानी अगर आप फोर्स और एरिया को डिवाइड कर दें, मैं अगर आपको फोर्स दूं, भाई इतनी फोर्स लगाई जा रही है किसी बॉडी के ऊपर और इतने एरिया पे लगाई जा रही है, तो उसका आप प्रेशर मालूम कर सकते हैं आराम से ना। प्रेशर मालूम करने के लिए 2 चीजें पता होनी चाहिए, उन 2 क्वांटिटीज को आप इसमें डिवाइड कर दें तो आपको प्रेशर जो है फाइंड आउट हो जाएगा। तो फोर्स और एरिया, ठीक है ना। अच्छा, फोर्स मैंने इसकी यूनिट आपको बता दी। एरिया जो होता है, एरिया, इसकी यूनिट क्या है जी? एरिया की यूनिट जो है वो है मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, ये लिखी भी होगी यहाँ पर, मीटर स्क्वायर ये लिखा हुआ है, देखिए नीचे जो फार्मूला है उसके नीचे। और एरिया का फार्मूला क्या है? अगर आपको एरिया मालूम करना है किसी भी चीज का, भाई एक कमरा है, उस कमरे का आपको एरिया मालूम करना है कि इसका एरिया कितना है, रकबा जिसे कहते हैं ना, एरिया मालूम करना है, तो आप लेंथ इंटू वेट, ये देखिए लिखा है फार्मूला, रिमेंबर दैट एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू वेट, ठीक है ना। लेंथ को और विड्थ को, यानी जिसे आप कहते हो ना लंबाई और चौड़ाई,
ठीक है ना। उस कमरे की लेंथ कितनी है, उसको आप मल्टीप्लाई कर दो विड्थ से, उसकी चौड़ाई से मल्टीप्लाई कर दो आप लेंथ को विड्थ से, तो उसका एरिया मालूम हो जाएगा कि यार इसका एरिया जो है वो इतना है, ठीक है ना, ये आपको मालूम हो जाएगा। हाँ, तो उसका आपको जो है वो एरिया मालूम हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया मालूम करने का ये फॉर्मूला है, और एरिया की यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर, ये लिखा हुआ है, देखें मीटर स्क्वायर ये लिखा हुआ है। अच्छा, तो प्रेशर की यूनिट क्या हो गई, प्रेशर की यूनिट क्या होगी, इन दोनों की यूनिट को आप मिला दें, फोर्स की और एरिया की यूनिट को आप मिला दोगे तो प्रेशर की जो है वो यूनिट आ जाएगी, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या होगी जी, अगर आपने पेज खोला हुआ है तो इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ मेंशन कर रहा है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर, देखिए ऊपर लिखा हुआ है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अपनी बुक में आप पेज नंबर 79 पे देखें तो आपको नजर आ जाएगा ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स, और पर यानी अपाउंड पे लिखा है ना, डिवाइड, पर का मतलब डिवाइड, एरिया, एरिया की यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। तो दोनों की यूनिट को आप लिख दें मिलाकर, तो वो जो नई यूनिट बनेगी वो प्रेशर की होगी। तो यूनिट बनती है किससे, फॉर्मूले से। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप यूनिट आराम से बना सकते हो खुद, ठीक है ना, बस आपको पता होनी चाहिए कि इसकी यूनिट क्या है। तो नई यूनिट बनाना कोई इतना आसान नहीं होता है, ठीक है ना, वो आप आराम से बना सकते हो, सिर्फ आपको जो है फॉर्मूला याद है। तो फोर्स अपॉन एरिया, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विच इज इक्वल टू पास्कल। देखिए इसकी एक यूनिट और भी है, पास्कल कहते हैं, है ना, किसकी, प्रेशर की। द अनदर यूनिट ऑफ द प्रेशर इज पास्कल। आवाज बहुत लैग कर रही है। अच्छा चलिए अभी देखिएगा, तो पास्कल, पास्कल इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है। तो पास्कल भी है इसकी यूनिट, और एक्सक्यूज मी सर, सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही है। आवाज कट रही है क्या, नो सर, कट के आ रही है, नो 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 सर, कम हो रही है, नो सर, आपकी आवाज नहीं कट रही। अच्छा चलें ठीक है, सही है, नेट का प्रॉब्लम होगा, जिसको प्रॉब्लम हो रही है इसको मतलब नेट का है ना उसका प्रॉब्लम। अच्छा बहरहाल, तो इसमें जो चीज याद करने की है ना, रिमेंबर जो आप करेंगे वो ये कि प्रेशर का फार्मूला क्या है, ठीक है ना, प्रेशर का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, फोर्स अपॉन एरिया, दिस इज द फार्मूला ऑफ प्रेशर। आवाज नहीं आ रही है। बेटा बताएं जरा, आवाज आ रही है, सर आपकी आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, सर आ रही है। ठीक है, आवाज आ रही है, इसका मतलब आपके साथ प्रॉब्लम है ना, जिसको नहीं आ रही तो उसका नेट का प्रॉब्लम हो सकता है ना, वरना सबके साथ होता फिर। तो आप नेट चेक करें अपना। तो ये प्रेशर का फार्मूला हो गया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, और इसकी यूनिट मैंने आपको बताई, व्हाट्स द यूनिट ऑफ प्रेशर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, पास्कल भी है इसकी यूनिट, ठीक है ना। इस पेज पे अगर आप हैं 79 पे सब लिखा हुआ है यहाँ पर। अच्छा अब इधर आ जाएं, इसके फैक्टर्स पे आ जाएं, इसके फैक्टर्स, फैक्टर क्या होते हैं, प्रेशर के फैक्टर्स क्या हैं। देखिए फैक्टर्स वो चीज होती है जो इफेक्ट डालती है, असरअंदाज होती है उस पर ना, यानी प्रेशर जो होता है ना वो कभी डिक्रीज भी होता है और कभी इंक्रीज भी होता है, कभी ज्यादा प्रेशर ही पड़ता है और कभी कम भी होता है, प्रेशर लाजमी है, ठीक है, दो चीजें पर डिपेंड करता है, यानी आप चाहते हैं प्रेशर ज्यादा हो या प्रेशर कम हो, या मालूम करना चाहते हैं प्रेशर ज्यादा क्यों है या कम क्यों है, ठीक है ना। तो ये दो चीजें इसके फैक्टर हैं जो फार्मूले के अंदर मौजूद हैं, यही फैक्टर भी हैं इसके, नंबर 1 फोर्स, नंबर 2 एरिया। तो ये फोर्स और एरिया ये इसके फैक्टर्स भी हैं ना, ये इसके फैक्टर्स भी हैं प्रेशर के। कैसे, देखिए मैं इसको प्रूफ करता हूँ ना, यानी पहले हम बात कर लें फोर्स की, ठीक है, फोर्स की आप बात कर लें पहले, उसके बाद एरिया की। देखें फोर्स इज द फैक्टर ऑफ प्रेशर, यानी प्लीज इस एग्जांपल में दूंगा ना आपको, एग्जांपल पीछे है भी, अगले पेज पर एग्जांपल भी है इसके ना, उस पर हम आएंगे बाद में। देखिए जितनी ज्यादा फोर्स लगाओगे, जितनी ज्यादा फोर्स लगाओगे उतनी ज्यादा जो है वो प्रेशर होगा, ठीक है ना, प्रेशर उतनी ज्यादा आपको महसूस होगा जितनी ज्यादा आप फोर्स लगाओगे, ठीक है। कोई बुक है उसको आप ज्यादा दबाएंगे, ठीक है ना, तो उस पर ज्यादा प्रेशर महसूस होगा। किसी को आपने थप्पड़ मारा, अगर थप्पड़ अगर आप मारेंगे जोर से मारेंगे तो उसको प्रेशर ज्यादा महसूस होगा, आहिस्ता मारेंगे यानी फोर्स आहिस्ता मारोगे तो उसका प्रेशर कम महसूस होगा, ठीक है ना। तो फोर्स जितनी ज्यादा होगी प्रेशर उतनी ज्यादा होगा, यानी दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों, यानी प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। डायरेक्टली क्या होता है, मैं बता देता हूँ आपको डायरेक्टली क्या होता है। देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की रिलेशन होता है, दो तरह के रिलेशन होते हैं बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज, प्रेशर इज द फिजिकल क्वांटिटी एंड फोर्स इज आल्सो द फिजिकल क्वांटिटी। ये क्वांटिटीज हैं सारी, एरिया भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं
और बहुत सारी आएंगी साइंस के अंदर। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो प्रेशर और फोर्स के दरमियान ताल्लुक क्या है? हर यूनिट का, हर क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी के साथ कोई ना कोई ताल्लुक होता है, रिलेशन होता है। तो प्रेशर और फोर्स का आपस में क्या रिलेशन है? वो डायरेक्टली है, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली हैं। डायरेक्ट का मतलब क्या है? डायरेक्ट का मतलब ऐसा रिलेशन जिसमें आप एक क्वांटिटी को बढ़ाएं, यानी आप एक क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरी भी इंक्रीज हो, ठीक है ना। सेम रिलेशन, जो एक के साथ कर रहे हैं वही दूसरे के साथ हो, तो ऐसा रिलेशन। या अगर एक को आप कम कर रहे हैं तो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी भी कम हो, ठीक है ना। तो ऐसा रिलेशन जो होता है वो डायरेक्टली होता है। तो फोर्स जो है वो प्रेशर के साथ डायरेक्टली है। आप कहेंगे सर प्रूफ करें। मैंने प्रूफ किया ना, अभी एग्जांपल दी मैंने आपको कि भाई अगर आप फोर्स ज्यादा लगाओगे, यानी किसी को आप थप्पड़ मार रहे हैं, जोर से मारोगे, ज्यादा फोर्स से, यानी तो ज्यादा उसको प्रेशर महसूस होगा, ठीक है ना। आप आहिस्ता मार रहे हैं तो आहिस्ता प्रेशर महसूस होगा, ठीक है ना। अगर एक बलून है आपके पास, उस बलून को अगर आप दबाएंगे, जोर से दबाएंगे, ज्यादा प्रेशर फोर्स के साथ, तो लाजिम फट जाएगा, वो बलून फट जाएगा जरा, ठीक है ना। आप फोर्स कम लगाएंगे, आहिस्ता दबाएंगे, यानी कम फोर्स लगा रहे हैं, तो उसको प्रेशर कम महसूस होगा, वो फटेगा नहीं, ठीक है ना। तो फोर्स ज्यादा, प्रेशर ज्यादा, फोर्स कम, प्रेशर कम, तो ऐसा रिलेशन कहलाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये रिलेशन बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा, इसके बाद क्या है? एरिया। अगर हम एरिया की बात करें ना, एरिया के साथ क्या रिलेशन है? प्रेशर का। ये दोनों फैक्टर हैं, एक फोर्स और एक एरिया। एरिया की अगर हम बात करें तो एरिया भी इज आल्सो द फैक्टर ऑफ प्रेशर, ठीक है ना। अच्छा, एरिया के साथ रिलेशन क्या है प्रेशर का? ये मैं आपको बता दूं कि व्हाट्स द रिलेशन बिटवीन एरिया एंड प्रेशर, ठीक है। तो इन दोनों का रिलेशन जो है वो आपस में, ये मैं आपको बता देता हूँ। इसका रिलेशन जो है वो इनवर्सली है। एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। यानी एरिया, इनवर्स का मतलब क्या होता है? इनवर्स का मतलब ऐसा रिलेशन बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें एक क्वांटिटी को अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरी डिक्रीज हो, यानी सेम रिलेशन ना हो, अपोजिट रिलेशन हो, इनवर्स हो, अपोजिट। एक जो एक के साथ कर रहे हैं वो दूसरे के साथ ना हो, उसके अपोजिट हो। यानी अगर मैं एरिया बढ़ाऊंगा तो प्रेशर कम होगा, और अगर मैं एरिया कम करूंगा तो प्रेशर बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। इफ यू इंक्रीज द प्रेशर, इफ यू इंक्रीज द एरिया, देन द प्रेशर विल बी डिक्रीज। उल्टा रिलेशन, ठीक है ना। इसको प्रूव कर देते हैं, चलें, ठीक है ना। इसको प्रूव इस तरह कर देते हैं, जैसे अगर एक आपके पास मार्कर है, ठीक है, और एक आपके पास निडिल है, निडिल यानी सुई है, ठीक है। उसको अगर आप प्रेस करें, उसको अगर आप अपनी हथेली पर, अपने हाथ के ऊपर अगर आप दबाव डालेंगे, ठीक है ना, ठीक है। पहले किसको करें आप? पहले मार्कर को, एक मोटा मार्कर है आपके पास, उसको आप प्रेस करें अपनी हथेली के ऊपर ना, अपने हाथ के ऊपर, ठीक है। उसको आपने प्रेस किया, प्रेशर डाला, उससे फोर्स लगाई आपने, चलें, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा आपने क्या किया? एक निडिल है आपके पास, एक सुई है आपके पास, उसको आपने अपनी हथेली पर चुभोया, यानी उस पर प्रेशर डाला, फोर्स लगाई। अब मुझे बताएं किसका आपको प्रेशर ज्यादा महसूस होगा, यानी किसकी चुभन ज्यादा महसूस होगी? है ना, आपको महसूस होगी किसकी? सुई की, जो बारीक है, उसकी आपको जो है वो ज्यादा महसूस होगी, ठीक है ना। उसका यानी प्रेशर ज्यादा महसूस होगा, वो चुभेगी ज्यादा आपको, ठीक है ना। उसकी वजह क्या है? उसका प्रेशर कम है, ठीक है ना, उसका प्रेशर कम है, सॉरी, इसका एरिया कम है, तो प्रेशर ज्यादा महसूस होगा। किसका एरिया कम है? निडिल का। निडिल जो है वो बारीक होती है, तो निडिल की जो सुई है, जो उसका लोअर पार्ट है, वो आपने क्या किया? अपनी हथेली के ऊपर, अपने हाथ के ऊपर चुभोया है, तो लाजमी है उसका एरिया कम है। पूरा एरिया नहीं, जो आप चुभो रहे हैं अपनी हथेली के ऊपर, अपने हाथ के ऊपर, तो वो कितनी बारीक होती है, वो हिस्सा कितना बारीक होता है जो आप हाथ पे रखते हो, ठीक है ना। मार्कर जो होता है वो मोटा होता है, वो एरिया उसका जो आप वो डायमीटर, यानी वो एरिया जो आपके हाथ पे टच कर रहा है, वो तो मोटा होता है ना, इसलिए आपको उसकी चुभन महसूस नहीं होती है। तो प्रेशर अगर आप चाहते हैं ज्यादा हो, प्रेशर अगर ज्यादा हो, तो आपको क्या है? एरिया कम करना पड़ेगा। जितना एरिया कम होगा उतना ही प्रेशर आपको ज्यादा महसूस होगा। तो ये दो फैक्टर हैं, फैक्टर के नाम याद रखते हैं बस आप, फोर्स और एरिया, बोथ आर द फैक्टर्स ऑफ प्रेशर। अच्छा, आगे देखें, एग्जांपल दिए, आगे पेज आप देखें, कुछ एग्जांपल दिए, डायग्राम बनी होंगी आपके सामने, पेज नंबर 80 पर, पेज नंबर 80 पर देखें आप, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें तो कुछ एग्जांपल हैं यहाँ पर ना, अगर आपने पेज पलटा हो तो देखें यहाँ पर एक बाइक बनी हुई है ना, देखिए एक बाइक बनी हुई है, एक बच्चा जो है वो लेटा हुआ है नीचे, ठीक है ना। अब आपने देखा भी होगा इस तरह के करतब या इस तरह की जो है वो होती हैं जादू वगैरह, या इस तरह के करतब होते हैं सर्कस में ना, आपने देखा होगा। और कि एक बाइक वाला जो है वो एक आदमी लेटा हुआ है, उसके ऊपर से गुजर गया, ठीक है ना। इस पर देखिए तख्ता, आपको एक शीट नजर आएगी, आपको लकड़ी की एक शीट,
वो लकड़ी की शीट के ऊपर से वो जो है बाइक वाला आराम से उस पर से गुजार लेता है और उस आदमी को जो है वो कुछ नहीं होता। हाँ, अगर वो डायरेक्ट इसके ऊपर से गुजारेगा बाइक को, ठीक है ना, टायर इसके ऊपर से डायरेक्ट जाएंगे तो इसकी बहुत बात हो सकती है, इसका पेट फट सकता है, ठीक है ना। लेकिन वो एक तख्ता रखा हुआ है, एक शीट रखी हुई है लकड़ी की, ठीक है ना, उस पर से गुजारते हैं तो उसको ज्यादा प्रेशर महसूस नहीं होता। इधर भी देखिए प्रेशर आ गया, यानी बाइक का प्रेशर उसको ज्यादा महसूस नहीं हो रहा। हालांकि बाइक का अपना वजन है और उस शख्स का जो बाइक चला रहा है उसका अपना वजन भी है, उसका अपना वेट भी है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो आराम से बाइक निकाल लेता है। इसकी वजह ये कि उसमें शीट रखी हुई है ना लकड़ी। अब देखें, अगर वो डायरेक्ट जाएगा, डायरेक्ट इसके ऊपर से अगर वो गुजारेगा, उस आदमी के ऊपर से डायरेक्ट अगर वो गुजारेगा तो टायर जो है उसका जो एरिया है वो कम होता है, ठीक है ना, उसका एरिया कम होता है। और ये शीट जो है जिसे आप तख्ता कह लें, वो देखिए चौड़ा है काफी, वो चौड़ा है तो एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ा दिया आपने, तख्ता बढ़ा दिया। आप तख्ता चौड़ा करेंगे उतने ही उसका प्रेशर जो होगा कम महसूस होगा, तो इसलिए तख्ता प्रेशर ज्यादा महसूस ना हो। हाँ, अगर ये तख्ता या शीट आप हटा दें, ठीक है ना, ये शीट अगर आप हटा दोगे और डायरेक्ट अगर आप लेके जाओगे तो वो लाजमी है नुकसानदेह, उससे उसकी मौत वाक़या हो सकती है, डेथ हो सकती है, या उसका पेट या बहुत। तो एरिया बढ़ाया, एरिया जो है बढ़ा दिया तो प्रेशर कम महसूस हुआ, ये असल में इसमें होती है ना। अच्छा, एक देखिए घर बना हुआ है इसमें, फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग, ये देखें घर बना हुआ है, ठीक है। इस घर में भी देखें, इसमें भी यही बात दिखाई गई है। ये देखें ये किस पे खड़ा हुआ है, या देखें इसका जो इसके कहना चाहिए सुतून है, ठीक है ना, जो पिलर है इसके जो पिलर हैं उसको लेकिन उन्होंने चौड़ा कर दिया है, उसको इसकी विड्थ बढ़ा दी है, ठीक है ना। अगर ये सीधा कर देते हैं तो इसका प्रेशर ज्यादा महसूस होता और घर टूट जाता, वो नीचे गिर जाता। तो उसकी बाउंड्री आप देखें, आपको नजर आ रहा होगा, इसकी बाउंड्री बढ़ा दी है, ठीक है ना, उसको चौड़ा कर दिया, यानी एरिया बढ़ा दिया है। एरिया बढ़ा दिया तो इस घर का प्रेशर कम महसूस होगा, प्रेशर कम हो जाएगा तो ये बिल्डिंग ज्यादा अरसे तक खड़ी रहेगी ना। और अगर प्रेशर डायरेक्ट ये पिलर पे होता या कम होता तो ये गिर जाती। तो ये इन्होंने ये टेक्निक होती है असल में ना, ये जो एग्जांपल दे रहे हैं इसमें ये टेक्निक है कि एरिया बढ़ा के प्रेशर को कम किया जा रहा है, एरिया बढ़ाकर, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर आप तीसरी एग्जांपल देखें, थर्ड एग्जांपल, इसमें आप देखें थर्ड एग्जांपल में यही काम किया है, ठीक है ना। इसमें आप देखिए एक आदमी है, उसने शूज पहने हुए ना, और उस शूज पर इसके देखें ये जो शूज होते हैं बर्फ पे चलने के लिए ना, एक खास शूज होते हैं बर्फ पे चलने के लिए, जिसे स्नोफॉल कहते हैं ना, इसमें यानी बर्फबारी हो रही है उस पर आप स्लाइडिंग करना चाह रहे हैं तो ये बड़े शूज इस्तेमाल होते हैं। इससे क्या हो गया, एरिया बढ़ गया, छोटे शूज से एरिया कम होगा। तो इसका, ठीक है ना, शूज को बड़ा कर दिया आपने, उसका साइज बड़ा कर कर उसको आप बाकायदा टच कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं उसको आप बाकायदा, इसके वो होते हैं कहना चाहिए बंद करने के तरीके होते हैं इसके। तो उसके बाद क्या, उसका प्रेशर कम हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है, उसका प्रेशर बर्फ पर जो है ना वो उस सरफेस के पर जहाँ बर्फ जमी हुई है प्रेशर कम हो जाता है, तो लिहाजा वो आसानी के साथ जो है स्लाइडिंग करता है। ये स्लाइडिंग इस वजह से होती है, खास किस्म के शूज होते हैं जिनका एरिया बड़ा होता है, वो आपको पहनने पड़ेंगे तभी आप स्लाइड कर सकते हो। अगर आपने आम से शूज पहने तो उससे क्या है, आप बार बार गिरोगे और कहना चाहिए बर्फ है वो टूट जाएगी और नीचे पानी आ जाएगा, तो उससे आप स्लाइडिंग नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो ये एरिया बढ़ाकर प्रेशर कम करके आप आसानी के साथ स्लाइडिंग करते हो। अच्छा, आगे देखें एग्जांपल दी हुई है, पेज नंबर 80 की बात कर रहा हूँ। अगर पेज नंबर 80 आपने निकाला हुआ है तो आप पेज नंबर 80 पर देखें, इसमें एग्जांपल दिए कैमल, कैमल के आपको फुट नजर आ रहे हैं इधर, यानी ऊंट के आपको पाँव आपको नजर आ रहे होंगे, ये चौड़े होते हैं काफी, बकरी के या गाय के ना पाँव की निस्बत या फुट की निस्बत इसके चौड़े होते हैं। इन चौड़े पाँव की वजह से क्या होता है, आपको मालूम है कि रेगिस्तान डिजर्ट जो होते हैं उस पर भागता भी है, ठीक है ना। यानी अगर आप चलेंगे ना रेगिस्तान में, रेत होती है तो आप चल नहीं पाओगे, ना गाय चल पा सकती है, ना घोड़ा चल सकता है, ठीक है ना, बकरी चल सकती है, लेकिन ऊँट देखा होगा रेगिस्तान का जानवर होता है। रेगिस्तान डिजर्ट्स के अंदर जो वो रेत होती है उस पर आराम चल भी रहा होता है और ये भाग भी रहा होता है। उसकी वजह ये कि इसके पाँव देखें चौड़े होते हैं, ठीक है ना, एरिया बढ़ जाता है, एरिया बढ़ जाता है, उस एरिया बढ़ने की वजह से इसका प्रेशर कम हो जाता है, तो लिहाजा ये तेज भाग सकता है। लेकिन अगर एरिया कम होगा, जैसे अगर आप चलना चाहो, एरिया कम है तो प्रेशर रेत पर जो है वो बजरी पर ज्यादा पड़ता है, उसकी वजह से आप चल नहीं पाते और आप रेत पे भाग नहीं सकते, ठीक है ना, ये प्रॉब्लम। आपको ये प्लेन बनाई हुई है, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, एक दो एग्जांपल आ जाओ 81 पेज नंबर पे, पेज नंबर 81 ये बुक में अगर आपके सामने है ना तो उसमें आप देखें, इसमें एक एग्जांपल और दी है,
ठीक है ना। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या दिए, देखिए अ शार्प नाइफ मेक कटिंग इजी, ठीक है ना। इसमें एग्जाम्पल दिए उन्होंने, क्या एग्जाम्पल दिए जनाब, अ शार्प नाइफ यानी एक तेज जो चाकू होता है वो आसानी से चीज को काट देता है, ठीक है ना, आसानी से काट देगा, यानी उस शार्प का मतलब बहुत तेज है, उसका असल में एरिया कम है, बारीक है बहुत, वो जितना बारीक करोगे ना जितना शार्प होगा, तेज होगा चाकू, ठीक है ना, बारीक चाकू है, यानी बारीक का मतलब एरिया, अगर चाकू या नाइफ जो है आपके पास वो मोटा है तो लाजमी है वो काट नहीं पाएगा, बारीक होगी उतनी जल्दी चीज कट जाती है, उससे कट हो जाती है, सेब आसानी से कट जाएगा क्योंकि एरिया कम है। इस तरह ये देखें, ये शूज ये में हिल वाले, ठीक है ना, ये शूज हैं, इसमें इसने बताया इससे अगर आप चलोगे, अब आपको पता है हिल जो होती है उससे चलना मुश्किल होता है, ठीक है ना, हिल से, तो जिसकी प्रैक्टिस होती है वो चल जाता है, लेकिन आम फर्द कोई लेडी है तो वो नहीं चल पाती, बार बार गिरती हैं क्योंकि एरिया कम है, एरिया कम होने की वजह से एक तो डैमेज होगा, जो वुडन फ्लोर है, ठीक है ना, एक तो जिस पर आप चल रहे हैं वो बार बार डैमेज होगी, डैमेज भी होगी और इससे आप चल नहीं सकते क्योंकि एरिया कम है, ठीक है ना, और डैमेज क्यों होगी, क्योंकि प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, एरिया कम होगा प्रेशर ज्यादा होगा, तो जिस चीज पर आप चल रहे हैं वो डैमेज होगी, उस पर निशान पड़ जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, आगे भी दिया हुआ है इन्होंने, एक एग्जांपल और दी है, ये आइस स्केट्स प्रेस डाउन ऑन द आइस एंड मेल्ट इट्स अंडर द ब्लेड्स सो दैट द स्केट्स स्लाइड अलोंग इजीली, ठीक है ना, ये स्केटिंग करते हैं बच्चे, स्केटिंग करते हैं, स्केटिंग करने के लिए भी आपने देखा होगा जो शूज होते हैं वो खास शूज होते हैं, ठीक है ना, उनका एरिया बढ़ाया जाता है, स्केटिंग करने के लिए शूज भी होते हैं और ये इस तरह के देखें डायग्राम दिखाइए, ये भी होता है, इससे एरिया को बढ़ाया जाता है, एरिया बढ़ाया जाता है, प्रेशर कम हो जाता है, तो आप आसानी के साथ स्केटिंग कर पाते हो, है ना, प्रेशर कम होगा, अगर प्रेशर ज्यादा होगा, आम शूज के साथ आप स्केटिंग करेंगे या शूज तो स्पेशल है लेकिन उनका एरिया जो है वो ज्यादा नहीं है बल्कि कम है, एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, लिहाजा आप बार बार गिरोगे, तो ये स्केटिंग के लिए स्पेशल शूज होते हैं जिनका एरिया ज्यादा होता है ताकि आप आसानी के साथ जो है वो स्केटिंग कर सकें, ठीक है ना। और थर्ड एग्जांपल, आखिरी एग्जांपल इसने दी है, अ शार्प पॉइंट ऑन अ ड्राइंग पेन, ठीक है ना, एक एग्जांपल ये दिया है इन्होंने, देखिए शार्प पॉइंट ऑफ द ड्राइंग पिन यानी एक बारीक पिन है, देखिए उसको चुबो रहे हैं ये ना, तो उसकी चुभन आपको ज्यादा महसूस होगी, एक बारीक पिन है जो मैंने आपको एग्जांपल शुरू में दी थी ना, एक बारीक पिन है तो इसकी चुभन आपको ज्यादा महसूस होगी, ठीक है ना, क्योंकि बारीक है वो, उसका एरिया कम है, एरिया कम होगा तो आपको प्रेशर ज्यादा महसूस होगा, इसकी निस्बत आप कोई मार्कर ले लें, मोटा मार्कर, उसको चुभोएं कि उसकी चुभन जो है यानी उसकी शार्पनेस जो है वो आपको कम महसूस होगी, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि उसका एरिया ज्यादा है, एरिया आप इंक्रीज करोगे देन द प्रेशर विल बी डिक्रीज, ठीक है ना, एरिया इंक्रीज करोगे तो प्रेशर कम महसूस होगा, आपको चुभन कम महसूस होगी, लेकिन इसकी चुभन आपको ज्यादा महसूस होगी, ठीक है ना। तो आज हम यहाँ पर रखते हैं, ये कुछ बेसिक चीजें मैंने आपको बताई है ना, इसमें मैं एक बार रिपीट कर दूं फिर हम क्लास को ऑफ करेंगे। हमने पढ़ा है प्रेशर के बारे में और फोर्स के बारे में, ठीक है। फोर्स क्या होती है, फोर्स होती है बेसिकली इसका काम क्या होता है, मूवमेंट को रोकना, किसी बॉडी की अगर मूवमेंट है उसको रोकना चाहते हैं तो फोर्स आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है ना, तो फोर्स को रोकना होता है बेसिकली, काम जो होता है फोर्स का वो मूवमेंट को रोकना होता है, और सिर्फ मूवमेंट को रोकना नहीं, ठीक है ना, उसके अंदर मूवमेंट को पैदा करना भी होता है, ठीक है ना, मूवमेंट को पैदा करना भी होता है, यानी आप चाहते हैं कोई चीज है, एक कुर्सी रखी हुई है, आप चाहते हैं ये हरकत करे तो आप उस पर फोर्स लगाएं वो हरकत करना शुरू कर देगी, एक साइकिल है, आप चाहते हैं हरकत करें तो आप उस पर फोर्स लगाएं, चाहे हाथ की फोर्स लगाएं चाहे इंजन की फोर्स लगाएं, तो वो मूव करेगी, साइकिल भी और ये भी बाइक भी और 4 व्हील 2 व्हील भी ये मूव करेंगे, यानी फोर्स का काम ये होता है प्रोड्यूस करना, क्या चीज, मूवमेंट प्रोड्यूस करना, हरकत पैदा करना या हरकत को रोकना, बेसिकली ये काम होता है। और फोर्स की यूनिट क्या है, मैंने आपको बताई, फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन, न्यूटन इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, तो उसने अपने ही नाम के ऊपर जो है इसके यूनिट का नाम भी रख दिया था, ठीक है ना। तो ये जो है फोर्स के बारे में हो गया, उसके बाद मैंने प्रेशर बताया आपको, प्रेशर क्या है, परपेंडिकुलर फोर्स विच एक्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, ठीक है ना, परपेंडिकुलर फोर्स विच एक्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, ठीक है ना, इसे आप प्रेशर कहते हैं, यानी फोर्स, वो फोर्स जो कम से कम एरिया पे लगाई जाए उसको आप कहते हैं प्रेशर, ठीक है ना, कम से कम एरिया पर। तो दो इसके अंदर बातें आ रही हैं, दो क्वांटिटी का जिक्र आ रहा है, एक फोर्स का और एक एरिया का, इन दोनों का आप डिवाइड करेंगे आपको प्रेशर मालूम हो जाएगा। तो फोर्स क्या है, अच्छा इसकी यूनिट पर आ जाए आप, व्हाट्स द यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर की यूनिट क्या है जी, जो यूनिट इन दोनों की है, किसकी, फोर्स की और एरिया की, इन दोनों की यूनिट को आप मिला दें तो प्रेशर की यूनिट जो है बन जाएगी ना, भाई फोर्स की यूनिट है न्यूटन, ठीक है ना, और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है ना, तो ये यूनिट हो गई प्रेशर की।
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बुक में लिखी हुई है, देखिए ऊपर लिखी हुई है, और विच इज इक्वल टू पास्कल, ये पास्कल के बराबर है। पास्कल इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। पास्कल जो बताऊंगा आपको, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल के बारे में बाद में पढ़ेंगे ना, इसका लॉ भी है पास्कल लॉ, वो आगे आ रहा है, ठीक है, उसको भी हम पढ़ेंगे। तो पास्कल भी आप कह सकते हैं, पास्कल देखें स्पेलिंग लिखी हुई है और शॉर्ट करके इसको पीए लिखते हैं, ठीक है, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं हम। अच्छा, ये हो गई इसकी यूनिट। इसके फैक्टर क्या है? फैक्टर ऑफ द प्रेशर, प्रेशर के फैक्टर वही है जो कि फॉर्मूले में लिखे हुए हैं, फोर्स और एरिया, ठीक है ना, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ प्रेशर, ठीक है। अच्छा, फोर्स का रिलेशन क्या है प्रेशर के साथ? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों डायरेक्टली हैं, यानी फोर्स बढ़ाएंगे प्रेशर बढ़ेगा, फोर्स कम करोगे प्रेशर कम होगा। अच्छा, एरिया, एरिया के साथ क्या रिलेशन है? व्हाट्स द रिलेशन बिटवीन एरिया एंड प्रेशर? ये इनवर्सली है, ठीक है ना, ये दोनों आपस में इनवर्स है, यानी इफ यू इंक्रीज द एरिया, अगर आप एरिया बढ़ाओगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा, कम होगा। आप चाहते प्रेशर ज्यादा हो तो एरिया कम कर दो, जैसे मैंने कहा कि एक निडिल है, एक सुई है, उसको चुभोएंगे आपको ज्यादा चुभन महसूस होगी, यानी ज्यादा उसका प्रेशर महसूस होगा क्योंकि उसका एरिया कम है। और यहाँ बहुत सारी एग्जांपल हैं जो आपने पेज नंबर 80 और 89 पे 81 पे आपने देखा होगा, ये सारी एग्जांपल हैं कि किस तरह से एक बाइक वाला जो है एक आदमी के ऊपर से गुजर रहा है और वो उसको कुछ नहीं होता। उसकी वजह ये है कि आप एक आपने तख्ता रखा हुआ है, एक आपने जो है वो शीट रखी हुई है लकड़ी की, वो उसके ऊपर से आसानी से गुजरता है, लेकिन डायरेक्ट जाएगा वो, टायर चढ़ाएगा तो मर जाएगा वो, या उसको नुकसान होगा बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तो इस तरह से, ठीक है ना, तो तख्ता रखने का मतलब उसका एरिया बढ़ा दिया आपने, ठीक है। तो ये आज हमने पढ़ा है बेटा, बेसिक चीजें मैंने बता दी हैं आपको, इसको हम मजीद इसको करेंगे और मैं इसका पीडीएफ आपको सेंड करूंगा, ठीक है। मेरी तबीयत जरा ठीक नहीं है तो इसलिए हम जो है वो, मैं आपसे कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा ना, फिलहाल इसको आप पढ़िएगा, बहरहाल ये पूछूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में, जब मेरी तबीयत भी ठीक होगी तो मैं उसको इंशाल्लाह फिर इसको मजीद करूंगा ना, ठीक है। तो इतना रखते हैं फिलहाल, और फिर मैं आपकी अटेंडेंस ले लूँ जरा, 1 मिनट, कोई जाएगा नहीं, मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ। टाइम ओवर हो गया। तो ये अटेंडेंस हो गई आपकी, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर अब नेक्स्ट क्लास जो होगी, आप नेक्स्ट को तो हो सकता है फिजिकल क्लासेस हों या ऑनलाइन जो भी होगी, तो उसमें इंशाल्लाह मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलिए अल्लाह हाफिज। अब कोई क्लास नहीं है मेरे ख्याल में आपकी ना? अल्लाह हाफिज सर। ओके। नो सर। नहीं, कोई क्लास मैं होस्ट, ठीक है। नहीं अब, नहीं अब होस्ट बना दिया मुझे ना, चलें।